मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया। देन आफ्टर उस डिस्कशन हम लोगों ने दिया था रिगार्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ। आज हम लोग बात करना चाहेंगे बच्चों एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में मेनली। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे एरर्स के बारे में। तो देखिए, अगर मैं एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं या मैं प्रिसीजन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं तो कुछ बातें मुझे थोड़ा जाननी होंगी। बेसिकली हमारे फिजिक्स में जितनी भी मेजरमेंट्स की बात हम लोग करते हैं, तो अगर हम सारी की सारी प्रिकॉशंस को रखते हुए किसी स्किल्ड पर्सन से मेजरमेंट लेते हैं तो हम कहते हैं कि काफी हद तक वो मेजरमेंट सही होगा। एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि वो सही होगा। अब यहां साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू में भी निकालने का हमारा तरीका जो होता है वो एक सिंगल पर्सन या सिंगल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे नहीं होता। निश्चित रूप से हम लोग बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं जो सारे के सारे प्रॉपर स्किल्ड पर्संस के थ्रू होंगे और सारी प्रिकॉशंस के साथ में होंगे। मान लीजिए फर्स्ट बंदे ने A1 कोई मेजरमेंट किया, दूसरे ने A2 किया, तीसरे ने A3 किया, व्हाटएवर सो, लास्ट वाले ने AN किया। मैं इन सबका अगर एवरेज निकाल देता हूं तो इस एवरेज वैल्यू को ही मैं ट्रू वैल्यू कहता हूं। मैं समझता हूं ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ट्रू वैल्यू क्या होती है? अब देखिए, एक्यूरेसी को डिफाइन करना बड़ा आसान सा हो गया है। कोई भी मेजर्ड वैल्यू, अब मान लीजिए आप ही मेजर कर रहे हैं, कोई दूसरा स्टूडेंट मेजर कर रहा है, कोई भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है, इस बात को इंडिकेट करता है एक्यूरेसी। कोई भी मेजर्ड वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगी या मेजरमेंट की एक्यूरेसी ज्यादा होगी अगर वो मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नजदीक है या ट्रू वैल्यू के बराबर है, तो मैं कहूंगा 100% एक्यूरेसी है, या मैं कहूंगा कि मेजरमेंट मेरा एक्यूरेट है। तो नो डाउट जो एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट है वो मेजर करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पर्सन कितना ज्यादा स्किल्ड है, कितना ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। तो जो स्टूडेंट, जो मेजरमेंट करने वाला व्यक्ति, जो साइंटिस्ट जितना अच्छा मेजरमेंट करेगा यानी ट्रू वैल्यू के नजदीक उसका मेजरमेंट आएगा, तो हम कहेंगे मेजर्ड वैल्यू इज एक्यूरेट। So no doubt accuracy belongs to the human person which is going to do some experiment or do some measurements. That is the concept for accuracy. Accuracy के बाद second concept हम लोगों का आता है precision. तो dear students, again जब हम measurement करते हैं तो no doubt कहीं ना कहीं जो measuring instrument हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना नजदीक है ट्रू वैल्यू के। तो स्टूडेंट, जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होगा उतना ही अच्छा प्रिसीजन हम लोगों को मिलेगा। जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा, एग्जांपल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक नॉर्मल सा क्या है, मीटर स्केल है या नॉर्मल स्केल है। दूसरा मान लीजिए मेरे पास में वर्नियर कैलिपर्स है, मान लीजिए मेरे पास में स्क्रू गॉज है। अब एक ही मेजरमेंट को सपोज मैं इस पेन की थिकनेस को विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल मेजर करता हूं, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स मेजर करता हूं, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज मेजर करता हूं। आप लोग 9th या 10th में पढ़ के आए होंगे, 9th या 10th में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि जो सबसे अच्छा मेजरमेंट आता है वो स्क्रू गेज की हेल्प से आता है, बिकॉज ऑफ स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है वो सबसे कम होती है। तो नो डाउट मेरा इंस्ट्रूमेंट
जितना अच्छा होगा, जितनी उसकी लीस्ट काउंट कम होगी, उतनी ही प्रिसाइज वैल्यू वो मुझे देगा। देखिए मैं ये आपको शो करता हूं क्या, दैट इज व्हाट स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है वो कंपैरेटिवली इस स्केल के काफी कम है, और अगर मैं कंपेयर करता हूं इस वर्नियर कैलिपर्स के साथ में, तो वर्नियर कैलिपर्स के कंपैरेटिवली भी इस स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है, यानी मिनिमम वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड, वो कम है इसकी स्क्रू गेज की। इसलिए स्क्रू गेज की हेल्प से जो भी मेजरमेंट मैं करूंगा, उसी मेजरमेंट को मैं कहूंगा कि वो मेरा कंपैरेटिवली ज्यादा प्रिसाइज है। तो बेसिकली प्रिसीजन जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताता है, लीस्ट काउंट के बारे में बताता है। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना ही प्रिसीजन ज्यादा होगा। तो नो डाउट मुझे स्किल्ड पर्सन के साथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कम से कम है, तो मुझे वैल्यू एक्यूरेट भी मिलेगी और प्रिसाइज भी मिलेगी। इसका मतलब जो ट्रू वैल्यू है, जो वास्तविक वैल्यू है किसी भी मेजरमेंट की, उसके बिल्कुल नजदीक मिल जाएगी। तो whenever you are going in lab students, then you have to follow these things। आपको स्किल्ड होना है तो आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। आपको अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो नो डाउट पहले आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए मैं लेंथ मेजर करने जा रहा हूं, तो मुझे लेंथ मेजरमेंट के लिए इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए। इसकी लीस्ट काउंट कंपैरेटिवली ज्यादा, लीस्ट काउंट मॉडरेट, लीस्ट काउंट सबसे कम, मेजरमेंट थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट बी मोर प्रिसाइज। That is the concept regarding to what accuracy and precision। अब बच्चों मैं एरर्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि जिस समय हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो उस मेजरमेंट में क्या क्या एरर के कॉज हो सकते हैं, एरर्स के कॉज को किस तरह से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और कितने टाइप की एरर होती हैं। एरर का कॉन्सेप्ट तो बड़ा क्लियर सा है। मेरे पास एक ट्रू वैल्यू है, दूसरा मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे मैं क्या कहूंगा, एरर कहूंगा। तो एरर निकालना बड़ा आसान सा काम होता है। सबसे पहले मुझे ट्रू वैल्यू के बारे में फिर दोबारा से एक बार डिस्कस करना चाहिए कि मैं सारी प्रिकॉशंस के साथ अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ कई बार रीडिंग लेता हूं, अलग अलग सिनेरियो में रीडिंग लेता हूं, उन सारी मेजर वैल्यूज का एवरेज निकालता हूं, तो मैं उसे ट्रू वैल्यू कहता हूं। अब ट्रू वैल्यू के साथ में अगर मैंने सिंपल सा मेजर वैल्यू का डिफरेंस निकाल दिया तो मैं इसे एरर कहूंगा। नो डाउट हमारे किसी भी मेजरमेंट के अंदर एरर कम से कम होनी चाहिए, तो हमारा वो मेजरमेंट अच्छा कहलाएगा, मोर प्रिसाइज कहलाएगा, मोर एक्यूरेट कहलाएगा। अब ये तो फॉर्मूला मैंने यहां पे पढ़ लिया, किसका, ट्रू वैल्यू का और मेजर वैल्यू का। कोई जरूरी नहीं है हमेशा यहाँ पे माइनस होगा, ये मैं डिफरेंस का साइन लगाना ज्यादा यूज करूंगा, क्योंकि कई बार जो मेजरमेंट की वैल्यू है वो ज्यादा हो सकती है ट्रू वैल्यू से, तो यहाँ माइनस प्लस आपने कंसीडर नहीं करना, एरर का मॉड्यूलस आप लोगों ने कंसीडर करना होता है। अब मैं एरर के टाइप के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों। तो देखो सबसे पहला मेरा आता है कांस्टेंट एरर। देखिए ऐसी एरर जो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कई बार आ जाती है। मान लीजिए मैंने यहां कोई एक मेजरमेंट लिया और उस मेजरमेंट के समय में टेम्परेचर ज्यादा था, अब मैंने अगली बार वही मेजरमेंट ठंड के दिनों में लिया, टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम था, तो एनवायरमेंट में टेम्परेचर का चेंज हो गया, जिसकी वजह से मेरी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से डिफर हो गई। तो इस तरह के अगर चेंजेस हैं तो मैं उसे क्या कहूंगा, कांस्टेंट एरर का नाम दूंगा बच्चों। एंड आफ्टर सेकेंड टाइप एरर है मेरा व्हाट, सिस्टेमैटिक एरर। सिस्टेमैटिक एरर ऐसी एरर होती हैं जिनका कॉज हम लोगों को नोन होता है। मैं सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास में जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लीस्ट काउंट क्या है,
ज्यादा है तो मैं उससे बहुत अच्छे मेजरमेंट्स नहीं ले सकता। अब बहुत अच्छे मेजरमेंट्स नहीं ले सकता तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मेरी जो रीडिंग्स है वो बहुत अच्छी नहीं आएंगी। जब बहुत अच्छी नहीं आएंगी तो उस तरह की जो एरर्स होंगी उनको मैं क्या कहूंगा, सिस्टेमेटिक एरर कहूंगा। देन आफ्टर आई विल गो फॉर रैंडम एरर। अचानक से अगर कोई एरर हो जाए, जैसे आप मेजरमेंट कर रहे थे, कोई आपका फ्रेंड आ गया, उसने आपको हिट कर दिया, आपको पता भी नहीं लगा, आपकी थोड़ी सी निगाह वहां से हट गई और आप मेजर वैल्यू कुछ अलग लिख गए या अलग मेजर कर गए, तो उसे आप लोग कहते हैं क्या, रैंडम एरर। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे ग्रॉस एरर। ये ड्यू टू मिस्टेक्स कई बार हमसे हो जाती है तो उन्हें हम लोग ग्रॉस एरर का नाम देते हैं। देन आफ्टर लीस्ट काउंट एरर, इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट ही मान लीजिए ठीक नहीं है तो उस स्थिति में जो मेजरमेंट होगा उसे हम लोग लीस्ट काउंट एरर के नाम से जानेंगे। देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, जब हम एरर को कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हमारे पास हो सकते हैं, उनके बेसिस पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कितने तरह की एरर होती है बच्चों। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मेरा एब्सोल्यूट एरर का। देखिए जो मेरी ट्रू वैल्यू थी मैं उसको यहां ए बार से डिनोट कर रहा हूं। मैंने ए बार क्यों कहा है इसको, मैं इसको ए मीन भी कह सकता हूं। जैसा मैंने भी बताया था A1, A2, A3, AN, इन सब का मीन मैंने निकाला। इसी को कहा था मैंने क्या, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं किससे, ए बार से। अब अगर मैं अपनी मेजर्ड वैल्यू A1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं कहां से, ट्रू वैल्यू से या मीन वैल्यू से, तो वो मेरी एब्सोल्यूट एरर होगी। अब दूसरा मेजरमेंट मान लीजिए किसी दूसरे स्टूडेंट ने लिया था, वो था A2। अगर मैं A2 को ट्रू वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये एब्सोल्यूट एरर आ जाती है सेकंड पर्सन की। इसी तरह से जो nth पर्सन है, nth पर्सन का जो मेजरमेंट है वो AN है और उसने सब्ट्रैक्ट किया कहां से, ट्रू वैल्यू से, तो जो डिफरेंस आया विदाउट टेकिंग साइन, मेरे को यहां पे प्लस माइनस का कोई कंसीडरेशन नहीं लेना, दैट विल बी टर्म्ड एज एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों जब तक एब्सोल्यूट एरर निकालना नहीं आएगा तब तक आगे की एरर्स क्लियर नहीं होंगी, इसलिए एब्सोल्यूट एरर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन आफ्टर मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए डिफरेंट स्टूडेंट्स ने या एक ही स्टूडेंट ने कई अलग अलग इवेंट्स पे कोई मेजरमेंट किया और उसकी जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो सपोज डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 इस तरह से आती हैं। अब इन सब का अगर वो फर्दर मीन निकाल दे, मान लीजिए 3 से इसको डिवाइड कर दे, यहां ये मॉड्यूलस इसलिए लगाया हुआ है कि हमें प्लस या माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करना, हमेशा प्लस ही इसको लेना है। तो ये मेरा कहलाएगा मीन या फाइनल एब्सोल्यूट एरर। फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा एक डिफरेंट टाइप ऑफ एरर, ये है रिलेटिव एरर। डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव एरर क्या होता है जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर था, इसको मैंने ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास आ गया रिलेटिव एरर। अगेन फिर समझिए, ये मेरा मीन एब्सोल्यूट था, मीन एब्सोल्यूट एरर था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू को ही मैंने यहां पे मीन वैल्यू कहा है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, इसको मैं कहूंगा रिलेटिव एरर। अब सिंपल सा रिलेटिव एरर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल टर्म्ड एज परसेंटेज एरर। तो बच्चों जब एरर का कॉन्सेप्ट हमें देना होता है तो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है हमारा परसेंटेज एरर, सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है परसेंटेज एरर का। तो स्टूडेंट्स जब आप क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो ये बात सबसे पहले आपको ध्यान से देखनी है कि उसने कौन सी एरर आपसे पूछी है। कई बार वो आपसे रिलेटिव एरर निकलवाता है, आप परसेंटेज एरर निकाल के दे आते हो, तो आपने हो सकता है अपनी तरफ से ठीक किया लेकिन एग्जामिनर तो उसे गलत कर देंगे। इसलिए आप क्वेश्चन केयरफुली रीड करेंगे
और ये बात देख लेंगे कि कौन से वाला एरर उसने पूछा है। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो है बेसिकली मेजरमेंट से ही रिलेटेड है, कैसे है वो जरा समझिए। मैं यहां डिफरेंट केसेस लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक यहां पे क्या ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया। इस रेक्टेंगल का कोई बच्चा पेरीमीटर निकालना चाहता है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए वो लेंथ निकालेगा, वो इसकी ब्रेथ मेजर करेगा, फिर वो लेंथ मेजर करेगा, फिर वो ब्रेथ मेजर करेगा। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं है, कोई दूसरी शेप हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल है, अलग अलग साइड्स का हो सकता है। तो अब देखिए इसको जब उसने मेजर किया तो सपोज उसने जो एरर कर दी वो कर दी डेल्टा एल की, इसको मेजर किया तो एरर कर दी डेल्टा बी की। अगेन इसको जब मेजर किया, सपोज तीसरा मेजरमेंट है, मैं इसको एल डैश कह देता हूं, तो इसमें जो एरर कर दी उसने वो कर दी एल डैश की। ये जानबूझ के भी हो सकती है, सिस्टमैटिक भी हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है, ग्रॉस एरर भी हो सकती है। अगेन इसको बी डैश को उसने मेजर किया तो यहां भी उससे मिस्टेक हो गई, एरर निकल के आ गई कितना, डेल्टा बी डैश। अब ये तो मेजरमेंट कर लिया उसने। अब प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए वो इन सारे मेजरमेंट्स को लेकर के इसका पेरीमीटर निकालता है, तो पेरीमीटर में लेंथ ये ऐड करेगा, फिर ये ब्रेथ ऐड करेगा, फिर ये वाली दूसरी लेंथ ऐड करेगा, फिर ये ब्रेथ ऐड करेगा। नो डाउट ये एरर भी इफेक्ट लेके आएगी, ये एरर भी इफेक्ट लेके आएगी, ये एरर भी इफेक्ट लेके आएगी, ये इफेक्ट भी, ये एरर भी इफेक्ट लेके आएगी। तो जो मेरी पेरीमीटर होगी उसके अंदर कितनी मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है, यहां हम लोगों को हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर का कांसेप्ट निकालना होता है बच्चों। तो यहां क्या कर रहा है वो बेसिकली ऐड कर रहा है, इसको 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 और इसको सबको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो मेरे को ये सीखना होगा कि अगर मुझे क्वांटिटीज को ऐड करना है तो ऐड करते समय जो एरर का प्रोपेगेशन है, जो फाइनल एरर है वो कितनी आएगी, किस फॉर्मूले से आएगी, ये बात सीखनी होगी। अब मान लीजिए यहीं पर वो इसका एरिया निकालता है। अब एरिया निकालते समय क्या करेगा, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं इसको परफेक्ट रेक्टेंगल ले लूं तो फिर ये वाली चीज इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली चीज इसके बराबर हो जाएगी। एरिया निकालने के लिए सिंपल सा मेरे को इस लेंथ वाले कॉन्सेप्ट को ब्रेथ वाले कॉन्सेप्ट के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। तो नो डाउट ये जो मेरे पास एरर आई थी मेजरमेंट में, इनका भी मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय कितनी एरर मेरी आ सकती है, मैक्सिमम कितनी एरर आ सकती है, ये बात मुझे अगर मेजर करनी है तो वो मुझे यहां सीखना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर। नो डाउट अगर मान लीजिए ये मेरे पास में क्या होता, स्क्वायर होता, स्क्वायर होता तो सिंपल सा मैं डेल्टा एल प्लस एल की बात करता इसके मेजरमेंट की। अब इसका स्क्वायर कर देने से ही मेरे को इसका एरिया मिल जाता। मान लीजिए मेरे पास क्यूब होता तो क्यूब में मेरे को पावर 3 करने से मिलता। यानी मुझे कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट भी यहां सीखना होगा कि अगर मेरी एरर है किसी मेजरमेंट में और उसको मैं एक पावर की जगह 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर देता हूं तो एरर में क्या चेंजेस आएंगे और मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है, ये बात मुझे यहां सीखनी है और वो इसी हेडिंग के अंदर सीखूंगा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देन आफ्टर आई वुड लाइक टू स्टेट समथिंग मोर। यहां हमारा बच्चों क्या रह गया, डिवीजन रह गया। तो देखिए मान लीजिए मैं डेंसिटी निकालता हूं, मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम और क्यूब है मेरे पास तो मैं इसको मास अपॉन एल क्यूब कह सकता हूं। तो यहां देखो एक्सपोनेंट भी लग रहा है, यहां डिवीजन भी लग रहा है। तो नो डाउट मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ जो एरर है वो इस तरह से भी मेरे को मिल सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स बारी बारी करके हम लोग इन सब चीजों को सीखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं। आप लोगों का जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें ये प्रूफ तो बच्चों नहीं है, सिर्फ इसके फॉर्मूले पर बेस्ड ही हम लोगों को काम करने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग यहां प्रूफ एक बार देख। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मान लीजिए एक मेजरमेंट है मेरा ए, सपोज ये लेंथ ही थी ए। अब इसमें जो एरर हो गई बच्चे से वो डेल्टा ए हो गई, ये वाली, ये प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है, एब्सोल्यूट एरर है। इसी तरह से दूसरा मेजरमेंट है बी,
इसमें जो उससे एरर हो गई वो हो गई प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इन दोनों को ऐड करके मान लीजिए मैं निकालता हूं क्या, जेड। तो अगर एरर ना होती तो जेड होता मेरा ए प्लस बी के बराबर। अब चूंकि एरर है तो ये मेरा जेड होगा विद एरर, जिसको मैं डेल्टा जेड के नाम से कह सकता हूं, दैट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल सकता है। अब इसमें मुझे डेल्टा जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और डेल्टा जेड क्या है, ये है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। क्या है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। अब अगर इसको मैं रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो सिंपल सा मैं लिख दूंगा डेल्टा जेड ओवर जेड, तो ये रिलेटिव एरर आ जाएगी। मैं इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो सिंपल सा मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये परसेंटेज एरर में आ जाएगी। तो बच्चों मुझे सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर ही निकालना है, जो कॉम्बिनेशन है मेरा एडिशन का सब्ट्रैक्शन का, दोनों के लिए सेम ही होता है। तो ये मुझे निकालना है। पहले मैं फॉर्मूले की बात करूंगा। तो देखो बच्चों, डेल्टा जेड इक्वल्स टू मेरे पास आता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये साइन हमेशा यहां पे प्लस का रहेगा, आपका ए या बी प्लस का हो माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मॉड्यूलस लेना है, यानी प्लस डेल्टा ए को प्लस डेल्टा बी के साथ में ऐड करना है, उससे फाइनल आंसर आपने हमेशा देखना है। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने का ये मेरे पास फॉर्मूला है। निकालना कैसे है मैं यही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सीबीएसई सिलेबस में प्रूफ नहीं है, बाकी आप तैयार कर लेंगे, अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ ए लिखा, बी लिखा, जेड लिखा। जेड लिखा विदाउट एरर, और विद एरर लिखूंगा तो मैंने जेड लिखा, ये इन दोनों को ऐड किया बच्चों। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करके सॉल्व करता हूं, तो a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। a प्लस बी की वैल्यू मेरी बराबर थी किसके बराबर, जेड के बराबर। तो मैंने a प्लस बी की जगह पे जेड प्लेस कर दिया, बाकी ये प्लेस कर दिया। अब अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूं तो डेल्टा जेड जो है वो मेरा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर बच्चों आ जाता है। ये छोटा सा प्रूफ है, 3 लाइन का, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब मैं आगे बात करना चाहूंगा सब्ट्रैक्शन को लेकर के। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन में भी यही काम करना है, कोई भी नया काम सब्ट्रैक्शन में हमें नहीं करना। ये डिफरेंस की बात है, तो डिफरेंस में भी अगेन मैं यही बात समझाऊंगा, बस एक स्टेप पे आकर के थोड़ा सा चेंज आता है बच्चों। क्या चेंज आता है समझिए, यहां z जो है वो a माइनस बी के बराबर है, नो डाउट। विद एरर प्रोपेगेशन में एब्सोल्यूट एरर के साथ में लिखता हूं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। a माइनस b ब्रैकेट ओपन करने पे ही आया, तो इसकी वैल्यू आ गई क्या, z। नो डाउट इधर क्या था, z प्लस डेल्टा z था, z से z ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और डेल्टा z की वैल्यू मेरे को ये मिल जाएगी। यहां प्लस माइनस साइन दोनों आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मुझे हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड आउट करनी होती है, तो स्टूडेंट्स इस स्थिति में मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर हमेशा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही लिखता हूं। तो यहां मेरे को ये फाइंडिंग हुई कि मेरा सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर जो होगी वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर ही होगी। अब अगर मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूं रिलेटिव एरर, तो सिंपल सी बात है, रिलेटिव एरर निकाल सकता हूं मैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ओवर जेड। यहां से रिलेटिव एरर आ जाएगा। रिलेटिव एरर में 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट मुझे अगेन ये ध्यान रखना होगा कि मेरे क्वेश्चन पेपर के अंदर मुझसे क्या पूछा गया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना चाहूंगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके। अब इस पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी में जनरली कई सारे न्यूमेरिकल्स इस तरह के हम लोगों को मिलते हैं, तो ये मैं क्लियर कर देना चाहूंगा बच्चों, फिजिक्स में कैसे यूज किया हुआ है। देखा जाए यहाँ बेसिकली रेसिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, और रेसिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन आप सब पढ़ के आए हो। आरएस जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस जितने भी हैं सीधे सीधे एडिशन होता है। यानी मुझे यहाँ यूज जो करना है वो एडिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो अभी मैं पढ़ के आया हूँ। तो बच्चों यहाँ तो पता है कि अभी पढ़ के आया हूँ, वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब सारे फॉर्मूले आप पढ़ लोगे तो फिर आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन की एक्सरसाइज करनी होगी, आपको सोचना होगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है।
चलिए, तो पहला मेजरमेंट है 100 तो वैल्यू है और प्लस माइनस 3 ओम इसमें एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूटली कुछ कहा नहीं है उसने तो एब्सोल्यूट एरर है। इसी तरह से ये 200 एरर है और ये 4 ओम की इसमें प्लस माइनस की क्या है एरर है, तो ये भी एब्सोल्यूट एरर है। अब मुझसे वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर। तो एरर के साथ में रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो नॉर्मली रेजिस्टेंस तो क्लियर है, 200 और 100 दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये आपका आ गया 300। एरर की बात करें डायरेक्ट फॉर्मूला आपका डालते हो तो ये +3 था, ये +4 था, तो ये +7 आ गया, यानी आपकी जो फाइनल वैल्यू आई वो आई R प्लस डेल्टा R इक्वल्स टू 300 प्लस माइनस 7। तो R की वैल्यू तो 300 आ गई, इसके साथ में जो एब्सोल्यूट एरर है वो 7 की आ गई। ध्यान रहे बच्चों, जब भी हम लोग एरर प्रोपेगेशन की बात करेंगे हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। अगर मेरा ये रेजिस्टेंस ओम में है तो ये एरर भी ओम में ही होनी चाहिए, ठीक है। यहां तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि रेजिस्टेंस मेजरमेंट ओम से ही होता है, चलो मैं इसे लेंथ ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने 4 मीटर लेंथ मेजर की और एरर दे दी 3 सेंटीमीटर, तो नो डाउट मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, तो मुझे प्लस या माइनस का साइन बीच में डालना है, तो या तो दोनों मीटर में होने चाहिए या तो दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए, तभी मैं इसको आगे कर पाऊंगा, अदरवाइज तो नहीं। देखो एक बात ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं बच्चों कि फिजिक्स में सारा कंटेंट कंटिन्यूटी में है। यहां से कोई टॉपिक अगर हम स्किप भी कर रहे हैं, सीबीएसई कहते हैं साहब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बच्चों उसका ब्रीफ तो हमें फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ब्रीफ नहीं करेंगे तो आगे की फिजिक्स को ले चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर टॉपिक आपको कंटिन्यूटी में करना है, हर टॉपिक को ध्यान रखना है और उसके बेसिस पे अगले टॉपिक को आगे बढ़ाना है। तो दैट्स द कांसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें लगाना ही है, हमेशा यूनिट्स हमारी एक जैसी होनी ही चाहिए। चलिए, तो ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब अगर कोई मेरे से रिलेटिव एरर पूछता है तो मैं रिलेटिव एरर कह सकता हूं क्या, 7/300, ये मेरा रिलेटिव एरर आ जाएगा बच्चों। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा परसेंटेज में एरर आ जाएगा 7/3। तो इस तरह से मैं एब्सोल्यूट एरर के साथ साथ रिलेटिव एरर या व्हाटएवर सो परसेंटेज एरर भी निकाल सकता हूं। तो मुझे हर क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज करके देख लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कौन से क्वेश्चन में मेरे से पूछ लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरर इन प्रोडक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद में अब प्रोडक्ट की बात हम लोग करेंगे, जो एरिया का कॉन्सेप्ट हमने दिया था एग्जांपल की फॉर्म में, कि अगर मान लीजिए मुझे एरिया निकालना है तो नो डाउट प्रोडक्ट करना होगा, और प्रोडक्ट करना होगा तो उस स्थिति में कैसे मैं इसको परस्यू करूंगा, कैसे मैं एरर का कॉन्सेप्ट लूंगा। देखिए बच्चों, अगेन मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए रेक्टेंगल ले लेता हूं, परफेक्ट रेक्टेंगल है, इसकी ए साइड है, बी साइड है और मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब इसका जो एरिया है वो z है, तो नो डाउट z इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई b होगा बच्चों। ये तो तब की बात है जब मेरा एरर फ्री मेजरमेंट था, लेकिन मान लो एरर फ्री मेजरमेंट नहीं है, बच्चे से एरर हो गई, तो अब जो एरिया निकल के आएगा उसमें कितनी एरर आ सकती है मैक्सिमम, ये बात मुझे सीखनी है। चलिए, तो देखिए मैं अगर यहां प्लस माइनस डेल्टा ए ले लेता हूं, यहां प्लस माइनस डेल्टा बी ले लेता हूं, तो अब मेरा जेड भी जो आएगा वो प्लस माइनस डेल्टा जेड के साथ आएगा, और वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा a प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा बी। इस तरह से मैं इसको निकाल पाऊंगा। अब आगे कैसे करना है वो मैं यहां पहले से लिखा हुआ है, इसी को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। z प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल्स टू ये और ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए, सब लोग जानते हैं पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और दूसरे को चौथे से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये आ गया। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? अब देखो इसको मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग क्या करूंगा, चेंज करूंगा। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों z से डिवाइड करूंगा, इस टर्म को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, डेल्टा z को डिवाइड करूंगा तो डेल्टा z ओवर z आएगा। अब यहां देखो ये वाला जो टर्म था ab, इसको मैं z से डिवाइड करूंगा तो ab क्या है, z के बराबर ही है, तो ये मेरे पास 1 आ गया।
अब इसको अगर मैं जेड से डिवाइड करूंगा, ए बी से डिवाइड करूंगा, जेड बोले तो ए बी से डिवाइड करूंगा, तो ये आ गया, अगला ये आ गया, और नेक्स्ट वन ये आ गया। मैं जेड से डिवाइड कर सकता हूं या ए इंटू बी से डिवाइड कर सकता हूं, बात तो एक ही है। चलिए देखो बच्चों, ये वाला जो स्टेप है ये नो डाउट अपने आप में बहुत छोटा हो जाएगा। दो छोटी क्वांटिटी को आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो और छोटी हो जाती है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास क्वांटिटी है 0.01 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 0.02 से, तो मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो नो डाउट इससे भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा। इसी तरह से ये दोनों ही छोटी क्वांटिटी थी, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत छोटी हो जाएंगी, तो मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस वाले टर्म को छोड़ देता हूं, इग्नोर कर देता हूं, नेग्लेक्ट कर देता हूं। इस तरह से जो एरर मेरे को मिलती है वो मिलती है डेल्टा जेड ओवर जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। अब कोई बच्चा आगे ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे माइनस का साइन आपने क्यों नहीं लगाया। अगेन मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर बच्चों फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं माइनस का साइन कभी भी नहीं लगाऊंगा, हमेशा प्लस का लगाऊंगा। अब यहां मैं क्या देख पा रहा हूं बच्चों कि ये फॉर्मूला मेरा रिलेटिव एरर का है। पहले दोनों केसेस में मेरे को एब्सोल्यूट एरर आई थी, लेकिन यहां मेरा क्या निकल के आ रहा है, रिलेटिव एरर निकल के आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से रिलेटिव एरर आएगा। अगर मुझे इसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है तो यहां सिंपल सा एक ब्रैकेट लगाता हूं, इस जेड को यहां ले जाता हूं, तो ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया। अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना था तब तो कुछ ही नहीं करना था, सिंपल सा इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना था, कितने से, 100 से। जैसे मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता इधर भी, तो मेरे को ये परसेंटेज एरर आ जाता। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन एरर प्रोपेगेशन। तो बच्चों मैं समझता हूं आपको समझ आ गया होगा, एक बार इसको ग्रैस्प कर लो। अगेन मैं ये आपको बताना चाहूंगा, स्पीड को लेकर के कंसर्न नहीं है, आपका 10 तक का सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, तो आप उस स्पीड से मत चलना बच्चों। 11th का सिलेबस कभी भी 11th में पूरा नहीं कर पाओगे। जो स्पीड मैं यहां दे रहा हूं उसी स्पीड को आपने मेंटेन रखना है। मेरी क्लास ऑल्टरनेट डेज में है, परसों जो क्लास होगी वहां तक ये सारा आपको तैयार करना है। आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, प्ले कीजिए, पॉज कीजिए, नोट्स अपने आप बनाइए, साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स कीजिए, जो बीच में न्यूमेरिकल्स हमने दे रखे हैं इन न्यूमेरिकल्स को लगाइए, अलग से भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी कोई क्वेरी मेरे से शेयर कर सकते हैं। जितना ज्यादा पढ़ा लेंगे उतना आपके बेनिफिट में होगा, लेकिन स्पीड का कंसर्न आप विशेष रूप से रखें। अगर मैं स्पीड कम करता हूं तो नो डाउट मुझे अपना कंटेंट भी कम करना पड़ जाएगा, और मैं वो चाहता नहीं। जितना 11th में आपको पढ़ना चाहिए या मुझे पढ़ाना चाहिए उतना मैं कम से कम यहां देना चाहूंगा, और उतना आपको कम से कम कर लेना चाहिए। तो यहां से अगर मैं टॉपिक स्किप करता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले देकर के आगे बढ़ जाता हूं, तो नो डाउट वो एक तरीके से डिसऑनेस्टी है। तो बच्चों सारा तैयार करना है आपने, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करना है। चलिए लेट्स मूव। अब हम लोग आगे बात करना चाहेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला तो बच्चों सेम आना है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं, ये फॉर्मूला तो सेम आना है। अब होता क्या है, बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए मैंने लिखा a इंटू बी, अब मुझे चाहिए a डिवाइडेड b, तो मैं क्या a डिवाइडेड b को a मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर -1 नहीं लिख सकता? b की पावर -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज मेरे को मिल गई या नहीं मिल गई? मिल गई। बस छोटा सा क्लू मेरे को याद रखना है, और इसी क्लू के बेसिस पे जो नेक्स्ट मेरा फॉर्मूला आने वाला है वो 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। एरर इन डिवीजन और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, देखेंगे बच्चों, बड़ा आसान सा है, बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहां कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है, यहां दे रखा है z इक्वल्स टू a अपॉन b। इसको मैं लिख सकता हूं a मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर -1। बस सिंपल। अब अगर मैं यहां एरर के साथ बात करता हूं तो a के साथ हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a, b के साथ हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा b, सॉरी यहां पे a हो, ठीक है। और ये इनवर्स था, ये भी इनवर्स के पास आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां से इसको b को बाहर निकाल दूं,
यहां से ए को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास वही कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये देखिए बच्चों, डिवीजन में ले लिया तो डिवीजन में ले लिया, मैंने यहां आपको -1 करके दिखा रखा है, इसने इस स्टेप को एज इट इज लिखा यहां और नेक्स्ट स्टेप पे इसको -1 पावर यहां दे दिया। अब देखो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी, तो बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि 1 के कंपैरेटिवली ये वाला स्टेप अगर काफी छोटा है तो इस पावर को सीधे सीधे मैं यहां ला सकता हूं। बस बन गया काम मेरा। जैसे ही मैं बाइनोमियल थ्योरम इसमें एडॉप्ट करता हूं, आपको याद होगा बिल्कुल बिगिनिंग में मैं करा चुका हूं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम, डेल्टा ए ओवर ए। अब इसमें अगर मैं, अच्छा ये 1, चलिए, तो अब अगर मैं आगे की बात करता हूं तो ये मेरे पास आएगा कॉन्सेप्ट 1 तो एज इट इज, इस पावर को मैं आगे ले गया तो ये मेरा पास माइनस प्लस डेल्टा बी ओवर बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नो मैटर माइनस का साइन ऊपर लगाया या प्लस का नीचे लगाया या प्लस का ऊपर लगाया नीचे लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही है। अल्टीमेटली मेरे पास रिजल्ट वही आ गया जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले निकाला था। तो बच्चों, ये था मेरा एरर प्रोपेगेशन, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, डिवीजन के अंदर। अब इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल हम लोग करना चाहेंगे। जो बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट था वो मैंने यहाँ पे दे रखा है, रेड मार्क करके दे रखा है। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं लिए हैं वो इस रिजल्ट को डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट हम लोगों का ये आता है। अब मैं ये जो हमने अभी पढ़ा है इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करने की बात करूंगा। इलेक्ट्रिकल साइड से ही न्यूमेरिकल है, V = IR, ओम्स लॉ सब लोग आप लोग पढ़ के आए हो, उसी के बेसिस पे हमारा कॉन्सेप्ट है डिवीजन का। चलिए, R = V/I होता है, यहां V की वैल्यू 100/100 ±5 है और I की वैल्यू 10 ±0.2 है। बच्चों एक बात देखें, जब मेरा यहाँ डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ रहा है या मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा था तो मेरे को जो एरर का कॉन्सेप्ट मिल रहा था वो मिल रहा था डेल्टा Z ओवर Z का, यानी कि रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट मिल रहा था। अब रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट मिल रहा था तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं रिलेटिव एरर के टर्म्स में ही रखने चाहिए, ठीक है। ये आपको 5 वोल्ट जो दे रखा है ये दे रखा है एब्सोल्यूट एरर, ये जो 0.2 दे रखा है ये दे रखा है आपको एब्सोल्यूट एरर। तो निश्चित रूप से अगर मैं रिलेटिव एरर की बात करना चाहता हूं तो मुझे इनको कन्वर्ट करना होगा रिलेटिव एरर के टर्म्स में। तो ये रिलेटिव एरर हो जाएगा मेरे पास कितना, 0.2/10 और ये हो जाएगा 5/100। अगर मैं और एक स्टेप आगे की बात करूं, इसको परसेंटेज एरर के टर्म्स में लाने की बात करूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में उसने परसेंटेज एरर पूछ रखा है, तो 100 से मुझे यहां मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से यहां मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरा आंसर जो आएगा वो सीधे सीधे डेल्टा Z ओवर Z परसेंट में आ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा अपना फॉर्मूला डालना है। देखिए, ये कैलकुलेशन करके तो उसने यहां 5% कह दिया, ये वाली कैलकुलेशन करके इसको 2% कह दिया। अब रिजल्ट जो आया मेरा वो ये आया, डेल्टा R ओवर R, जिसको मैंने डेल्टा Z ओवर Z फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा हुआ था, डेल्टा V ओवर V, डेल्टा I ओवर I, ये आया। बस ये दोनों वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, ये वाली वैल्यू निकाल चुका हूं ये 5%, ये वाली वैल्यू निकाल चुका हूं ये 2%, दोनों को मैंने यहां पे डाल दिया, 7% मेरा आंसर आ गया, बात खत्म। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आप लोग घर पे और लगाएंगे, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नो डाउट आपको वीडियो को एक बार और देखना पड़ेगा, जरूर आपको देखना चाहिए, अपने नोट्स जरूर बनाने चाहिए। सिर्फ देखने से ही काम नहीं चलेगा, आप वीडियो देखने के बाद में उसको पॉज कर दीजिए। जो डेरिवेशन एक बार मैंने यहाँ कराया है, आपको समझाया है, वो आपको अपने हाथ से वीडियो बंद करके लिखना है, कॉपी आउट बिल्कुल नहीं करना। अगर आप कॉपी आउट करेंगे तो वो तीसरी या चौथी क्लास का काम होता है, वहां सिखाते हैं कॉपी कैसे करनी है। आप 11th में आ गए हैं, अब कॉपी बिल्कुल नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग से लिखेंगे। पहले 10-20 दिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना ही हमारा सबसे पहला यहाँ पे मोटिव होना चाहिए, वरना तो हम कॉपी ही करते रह जाएंगे, फिजिक्स हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहां से पहले समझिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने नोट्स में अपने दिमाग से लिखिए। अगर कहीं अटक रहे हो तो फिर दोबारा से वीडियो देख लीजिए, या
स्टडी मटेरियल के अंदर यही वाले नोट्स पड़े हुए हैं, वहां नोट्स को उठा लीजिए तो आप नोट्स में से देखिए। दैट्स द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करना चाहेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं यही चाहूंगा कि हम वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करें, उसके ऊपर 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, थैंक यू।